वेलकम टू लक्ष्य सेतु। आज है 18 अप्रैल और 18 अप्रैल से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और करते हैं सबसे पहले रिवीजन। हर साल 16 अप्रैल को मनाया जाने वाला विश्व आवाज़ दिवस 2026 का मुख्य विषय क्या रखा गया है? तो हमारी आवाज़ों की देखभाल जो है इसका विषय रखा गया है। गुजरात के धोलेरा में स्थापित होने वाली भारत की पहली सेमीकंडक्टर चिप निर्माण इकाई के लिए सरकार ने हाल ही में कितने करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी है? तो 91,000 करोड़ रुपए की निवेश की यहाँ पे जो है मंजूरी दी गई है। राज्यसभा के महासचिव सीपी मोदी द्वारा घोषित नए उपाध्यक्षों के पैनल में कुल कितने सदस्यों को मनोनीत किया गया है? तो 6 सदस्यों को। अप्रैल 2026 में पेश किए गए संविधान विधेयक जो कि 131वां संविधान संशोधन विधेयक है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो महिलाओं के लिए आरक्षण और परिसीमन में सुधार। सर्वोच्च न्यायालय के हालिया फैसले के अनुसार पश्चिम बंगाल में किन व्यक्तियों को आगामी विधानसभा चुनाव में मतदान करने का पात्र माना गया है? वे जिनके नाम हटाने के लिए अपील को अपीलीय न्यायाधिकरण ने स्वीकार कर लिया है। हाल ही में चीन ने भारत से किस कृषि उत्पाद का आयात फिर से शुरू किया, जिसे पहले जीएमओ यानी अनुवांशिक रूप से संशोधित अंशों की चिंताओं के कारण रोक दिया गया था? तो आंसर है टूटा हुआ चावल। विश्व आर्थिक मंच के अनुमान के अनुसार आगामी 5 वर्षों में वैश्विक जीडीपी में लगभग कितनी वृद्धि होने की संभावना है? तो आंसर है 56 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की। घरेलू क्रिकेटरों के लिए वार्षिक अनुबंध प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य क्रिकेट निकाय कौन सा बना है? तो आंसर है मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन। दिग्गज आईटी कंपनी इन्फोसिस ने किस टेनिस खिलाड़ी को अपना नया वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है और उनके प्रदर्शन को सुधारने के लिए एआई तकनीक का उपयोग करेगी? आंसर है कार्लोस अल्कराज को। साइप्रस में आयोजित महिला कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट 2026 जीतकर विश्व शतरंज चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन बनी? तो आंसर है आर वैशाली जी। बैंक ऑफ बड़ौदा ने फीचर फोन जैसे जियो फोन उपयोगकर्ताओं के लिए किस नाम से एक नया मोबाइल बैंकिंग ऐप लॉन्च किया है? तो इस ऐप का नाम है BOB वर्ल्ड लाइट ऐप। ठीक है। 15 अप्रैल 2026 को किस राज्य का 79वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो आंसर है हिमाचल प्रदेश का। ये तो है कल का रिवीजन। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। हर साल 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस किसकी जयंती के सम्मान में मनाया जाता है? तो आंसर है फ्रैंक स्नाबेल। इनकी जयंती पर हर साल 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। इसे हर साल आनुवांशिक रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1989 में वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया द्वारा की गई थी। हीमोफीलिया एक जो है जेनेटिक डिजीज है जिसमें रक्त का थक्का सामान्य रूप से नहीं जमता है। ठीक है, इसमें चोट लग जाती है और ब्लड लगातार बहता रहता है। इस रोग में कुछ प्रोटीन्स की कमी होती है, तो उन प्रोटीन्स का नाम आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के हालिया फैसले के अनुसार दहेज निषेध अधिनियम 1961 की कौन सी धारा पीड़ित पक्ष यानी दुल्हन या उसके परिवार को दहेज देने की बात स्वीकार करने पर मुकदमे से सुरक्षा प्रदान करती है? तो आंसर है धारा 7 क्लास 3, धारा 7 क्लास 3 के तहत। ठीक है। धारा 7 क्लास 3 कहता है कि किसी भी कानून में कुछ भी होने के बावजूद अपराध से व्यथित व्यक्ति द्वारा दिए गए बयान के कारण उस व्यक्ति पर इस अधिनियम के तहत मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। यानी ये धारा जो है यह प्रावधान करती है कि पत्नी और उसके परिवार के सदस्यों जो कि व्यथित व्यक्ति हैं द्वारा दहेज लेने के संबंध में दिए गए बयान उनके खिलाफ धारा 3 के तहत दहेज देने को आरोप के लिए मुकदमा चलाने का अपराध नहीं बन सकता। बाकी चीजें आप लोग पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के उपसभापति के रूप में लगातार तीसरी बार निर्विरोध निर्वाचित होने वाले पहले मनोनीत सदस्य कौन बने?
तो आंसर है हरिवंश नारायण सिंह जी जो हैं लगातार तीसरी बार चुने गए हैं। हरिवंश नारायण सिंह जी लगातार तीसरी बार निर्विरोध उपसभापति चुने गए हैं। वे इस पद पर बैठने वाले राज्यसभा के पहले मनोनीत सदस्य बन गए हैं। राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अपने बीच में से ही साधारण बहुमत से किया जाता है। वे अपना त्याग पत्र राज्यसभा के सभापति यानी उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। पद की समाप्ति, यदि उनकी राज्यसभा सदस्यता समाप्त हो जाए या सदन के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से उन्हें हटाने का प्रस्ताव पारित हो जाए तो उन्हें पद छोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो इन्हें पद से कैसे हटाया जाता है और इनका त्यागपत्र किनको सौंपा जाता है, ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन को आप लोग, हर एक क्वेश्चन के डिस्क्रिप्शन को आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाले भारत के पहले उच्च स्तरीय CAPF सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है आंतरिक सुरक्षा और बलों के बीच संस्थागत समन्वय मजबूत करना। भारत पहली बार विशेष रूप से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए एक उच्च स्तरीय सम्मेलन आयोजित कर रहा है। इसकी अध्यक्षता स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। यह सम्मेलन जो है बढ़ते हुए अपराध को नियंत्रित करने के लिए बनाया जा रहा है, जैसे वामपंथी उग्रवाद, ठीक है, बढ़ते साइबर खतरे जो हैं, इन सब से निपटने के लिए इनका आयोजन किया जा रहा है। इसमें IB जो है एजेंडा तैयार कर रहा है, जिससे अलग अलग जो है जैसे CRPF, BSF, CISF, इन सब एजेंसियों में जो है सूचना का आदान प्रदान आसानी से किया जा सके। ठीक है, इसमें CAPF के महानिदेशक यानी DG और भारतीय पुलिस सेवा यानी IPS के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वास्तविक समय में अपराध की निगरानी के लिए AI आधारित प्रणाली विकसित करने हेतु IIT रोपड़ के साथ समझौता किया है? तो आंसर है पंजाब ने। पंजाब और IIT रोपड़ ने पुलिस व्यवस्था को आधुनिक बनाने और अपराध पर लगाम लगाने के लिए एक समझौता किया है। इस परियोजना के तहत डेटा विश्लेषण, आवाज पहचान और डैशबोर्ड आधारित रियल टाइम निगरानी प्रणाली विकसित की जाएगी। ठीक है, बाकी चीज़ों को आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका की मध्यस्थता में इजराइल और लेबनान के बीच कितने दिनों के अस्थायी युद्ध विराम की घोषणा की गई है? तो आंसर है 10 दिनों की। युद्ध विराम की घोषणा के बावजूद दक्षिणी लेबनान के खियाम और दिब्बीन जैसे क्षेत्रों में रुक रुक कर गोलीबारी की खबरें आ रही हैं। लेबनानी सेना ने इजराइल पर उल्लंघन के आरोप लगाए हैं, जबकि इजराइल इसे आत्मरक्षा बता रहा है। ठीक है, इस समझौते में अमेरिका के साथ साथ पाकिस्तान भी तेहरान और वाशिंगटन के बीच एक गुप्त मध्यस्थ के रूप में उभरा है। ठीक है, बाकी डिस्क्रिप्शन को आप लोग पढ़ लेंगे। यहाँ पे हमने होर्मुज जलडमरू मध्य के बारे में चर्चा कर ली है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिलीपींस अमेरिका के नेतृत्व वाली किस महत्वपूर्ण पहल में 13वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ, जिसका उद्देश्य सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करना है? तो आंसर है पैक्स सिलिका। ठीक है, इस समूह में भारत, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, कतर और UAE जैसे देश पहले से ही शामिल हैं। इस पहल के तहत फिलीपींस के लुजोन क्षेत्र में 4000 एकड़ का एक विशाल औद्योगिक केंद्र विकसित किया जाएगा। यह मनीला के पास स्थित लुजोन आर्थिक गलियारे का हिस्सा होगा। ठीक है, यह सेमीकंडक्टर निर्माण पर ध्यान केंद्रित करेगा और इसका उद्देश्य चीन पर निर्भरता कम करना है। ठीक है, बाकी चीजों को आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्वर्ड साउथ एशियन एसोसिएशन द्वारा किस भारतीय अभिनेत्री को वर्ष 2026 का हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है? तो आंसर है सयानी गुप्ता जी को। ठीक है, सयानी गुप्ता को वैश्विक स्तर पर दक्षिण एशियाई पहचान और समावेशी कहानी कहने के उनके योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। वे उन चुनिंदा हस्तियों की सूची में शामिल हो गई हैं जिन्हें यह सम्मान मिला है, जैसे कि सैफ विकास खन्ना, जिन्हें वर्ष 2025 में सम्मानित किया गया था। उन्हें 4 मोर शॉट्स प्लीज के आर्टिकल 15 और दिल्ली क्राइम जैसे प्रोजेक्ट में उनके साहसिक और यथार्थवादी अभिनय के लिए जाना जाता है। सयानी अब निर्देशन के क्षेत्र में भी उतर रही हैं। उनकी पहली लघु फिल्म आसमानी का प्रीमियर अप्रैल 2026 में
वर्ल्ड फेस्ट ह्यूस्टन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में होगा। यह पुरस्कार हार्वर्ड विश्वविद्यालय के छात्र संगठन द्वारा दिया जाता है, जो उन लोगों को चुनता है जिन्होंने दक्षिण एशियाई संस्कृति और सामाजिक मुद्दों पर गहरा प्रभाव डाला हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में LIC ने अपने ग्राहकों और एजेंटों के लिए कौन से 2 नए डिजिटल एप्लीकेशन लॉन्च किए हैं? इसका आंसर है माई LIC और सुपर सेल्स साथी। ठीक है, इन 2 एप्लीकेशंस को LIC ने अपनी तरफ से लॉन्च किया है। LIC ने 15 अप्रैल 2026 को अपने डिजिटल परिवर्तन प्रोजेक्ट डाइव यानी डिजिटल इनोवेशन एंड वैल्यू इन्हेंसमेंट के तहत 2 महत्वपूर्ण ऐप्स लॉन्च किए। इसका उद्घाटन वित्तीय सेवा विभाग सचिव M नागराजू द्वारा किया गया। माई LIC ऐप ये ग्राहकों के लिए है, यह पॉलिसी धारकों के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है और इसके जरिए प्रीमियर भुगतान, पॉलिसी ऋण और रियल टाइम बैंकिंग जैसी सुविधाएं कागज रहित तरीके से उपलब्ध होगी। इसमें सुरक्षित KYC के माध्यम से त्वरित ऑनबोर्डिंग की सुविधा है। सुपर सेल्स साथी ऐप जो है, ये जो है एजेंटों के लिए है। यह ऐप LIC के एजेंटों और बिचौलियों की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए बनाया गया है। इसमें AI आधारित अंतर्दृष्टि, डिजिटल उत्पाद व्याख्याकार और प्रदर्शन डैशबोर्ड जैसी सुविधाएं दी गई हैं। इसका उद्देश्य LIC की 26 करोड़ पॉलिसियों के विशाल पोर्टफोलियो डिजिटल रूप से प्रबंधित करना और मैनुअल कागजी कार्यवाही को कम करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष चिंतन शिविर 2026 का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो आंसर है नई दिल्ली में। ठीक है, आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री प्रताप राव जाधव ने नई दिल्ली में चिंतन शिविर 2026 का उद्घाटन किया, जो कि 2 दिवसीय कार्यक्रम था जो 17 अप्रैल को समाप्त हुआ। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आयुष यानी आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्धांत और होम्योपैथी जैसे क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करना और कमियों की पहचान करना और भविष्य की कार्य योजना तैयार करना है। यह कार्यक्रम साक्ष्य आधारित पारंपरिक चिकित्सा और आधुनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों के साथ इसके एकीकरण पर बल देता है। मंत्रालय ने जन सहयोग के लिए एक व्हाट्सएप चैनल और एक टोल फ्री नंबर जो कि 1800-110008 शुरू किया है। ठीक है, यह पहल विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप है और भारत में इलाज, भारत द्वारा इलाज के नारे को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में देखने को मिले डिलेनिया नगालिम का मतलब क्या है? इसका मतलब है पौधों की नई खोजी गई प्रजाति। ठीक है, जिसे मणिपुर में खोजा गया है। इसका नाम नागा समुदाय को दर्शाता है, जो इसके स्थानीय मूल का संकेत देता है। यह स्थानिक प्रजाति है जो वर्तमान में केवल एक ही स्थान पर पाई जाती है। यह चमकीले पीले फूलों और दोहरी दांतेदार पत्तियों वाली एक छोटी झाड़ी है। यह डिलेनिया पेंटागिना जैसी संबंधित प्रजातियों से आकार, फूल की संरचना और प्रजनन विशेषताओं में भिन्न है। यह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों जो कि 250 से 300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित होते हैं में उगती है और मई जून के दौरान फूलती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का क्वेश्चन है, पेंटेड लेपर्ड गेको एक दुर्लभ, रंगीन और स्थलीय सरीसृप है जिसे हाल ही में किस राज्य में देखा गया है? तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कल का क्वेश्चन। सोंगटोंग करछम जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बाकी डिस्क्रिप्शन को आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।